हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक। आज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की सीरीज़ में हमारा लेवल 4 है, यानी कि लेक्चर 4 है। आज हम समझेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 पार्ट 3 में फॉल करता है। पार्ट 3 में टोटल आर्टिकल्स डील करते हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। इसमें जो 12वां और 13वां आर्टिकल है ये जनरल प्रोविजंस हैं। आप इंडेक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जनरल हेडिंग लिखी हुई है, तो ये जनरल प्रोविजंस हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 13 को समझते हैं। देखिए, बिफोर वी डायरेक्टली जंप ऑन आर्टिकल 13 वी नीड टू हैव अ लुक ऑन पार्ट 21 आर्टिकल 372। आर्टिकल 372 हमें देखने की ज़रूरत है। क्या लिखा है 372 में? 372 के पहले क्लॉज में ये लिखा है कि संविधान इन्फोर्स होने के पहले जो भी लॉज थे, यानी कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे, वो कंटिन्यू करेंगे संविधान आने के बाद भी। ठीक। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसमें फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए गए, तो ये कहा गया कि स्टेट जब रूल बनाएगा तो ऐसे कोई रूल नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन आता है 26 जनवरी 1950 को। तो मान लीजिए कि जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने से पहले हैं, और जैसा कि आर्टिकल 372 ने बताया कि वो कंटिन्यू करेंगे भारत में इन्फोर्स होना, तो अगर वो लॉज फंडामेंटल राइट को वायलेट करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इस सवाल का जवाब मिलता है हमें 13 क्लॉज 1 में। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज, एब्रिज या वायलेट करता है, तो जितने एक्सटेंट तक वो लॉ वायलेट करता है वो वॉइड माना जाएगा। ठीक। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ऐसे लॉज ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं माने जाएंगे। ठीक है, कोर्ट्स ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि जो भी लॉज इस देश में हैं वो वैलिड हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, संवैधानिक हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वो लॉ संवैधानिक नहीं है और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, तो वो आदमी ये साबित करे कि वायलेट कर रहा है। और जब कोर्ट में ये बात साबित हो जाएगी कि ऐसा लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तब जाकर कोर्ट डिक्लेयर करेगी ऐसे लॉज को वॉइड होना। तो भले ही ऐसे लॉज फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हों, ये उसी तारीख को वॉइड माने जाएंगे जिस तारीख को कोर्ट्स डिक्लेयर करेगी। ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं माने जाएंगे। ठीक, कोर्ट्स के द्वारा डिक्लेयर किए जाना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 समझ लेते हैं। ये आर्टिकल ये क्लॉज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में बात करता है, यानी कि संविधान आने के बाद जो लॉज फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं उनका क्या प्रभाव होगा। तो ऐसे लॉज वॉइड एब इनिशियो, यानी कि शुरू से ही वॉइड माने जाएंगे सिंस इट्स इंसेप्शन, सिंस इट्स बिगिनिंग। पहले और दूसरे क्लॉज में इससे ज़्यादा समझने की कोई और चीज़ नहीं है। हमने ये भी पढ़ लिया, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यानी कोर्ट्स ये प्रिज्यूम करके चलती हैं कि लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और अगर कोई आदमी कह रहा है कि वो वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो आप फिर कोर्ट्स में आके प्रूफ करिए। कोर्ट में जब प्रूफ हो जाएगी तो वो कोर्ट्स उन लॉज को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे।
नेक्स्ट है आर्टिकल 13 क्लॉज 3। 13 क्लॉज 3 ये कह रहा है, मतलब बेसिकली अभी तक हमने बात की ना पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो ये लॉ क्या है, इस लॉ की मीनिंग बताता है थर्ड क्लॉज। क्या ये लॉ इतना वाइड है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा प्रोमोलगेट किए ऑर्डिनेंसेस को भी कवर करता है, या ये सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस को कवर करता है? क्या ये इतना वाइड है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी इंक्लूड होते हैं? तो हाँ, इंक्लूड होते हैं। आर्टिकल 13 में रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स और कस्टम्स, यूसेजेस जो उस देश में लॉ की फोर्स रखते हैं, जो इस देश की टेरिटरी में लागू हैं, वो लॉज भी इंक्लूड होंगे। यानी कि ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कस्टम्स और यूसेजेस जो लॉ का रूप ले चुके हैं इस देश में, ये सब लॉ के मीनिंग के अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन इसी समय इस लॉ की डेफिनेशन में एक कंट्रोवर्सी अराइज हो गई कि क्या ये डेफिनेशन, क्या ये एक्सप्रेशन इतना वाइड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इंक्लूड करता है, हाँ या नहीं? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 13 क्लॉज 3 के अंदर लॉ है या लॉ नहीं है? ये इसको सेपरेटली समझते हैं एक नई स्लाइड में। केस लॉज हैं। पहला केस लॉ जहाँ ये मामला सामने आता है वो है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में सबसे पहली बार ये सवाल उठता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है? कोर्ट्स यहाँ नेगेटिव में आंसर देती हैं और कहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है। यानी कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी अगर पार्लियामेंट संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करती है और वो संशोधन इस हद तक का है कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो वो वायलेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो लॉ के एक्सप्रेशन में काउंट ही नहीं होता है। यानी कि पहली कंडीशन कोर्ट के पास जाने के लिए क्या है कि सर देयर मस्ट बी ए लॉ, सच लॉ मस्ट वायलेट द फंडामेंटल राइट। ये प्रूफ हो जाएगा तो कोर्ट वॉइड डिक्लेयर करती है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन पूरी ही नहीं हो रही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इसी मत पे बना रहा आगे चल के भी। इम्पॉर्टेंट केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट मेजर इम्पॉर्टेंट केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले को टर्न करती है और ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है। इसका क्या प्रभाव है? इसका ये प्रभाव है कि अगर पार्लियामेंट किसी भी तरीके का संविधान में संशोधन करती है और वो संवैधानिक संशोधन अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो लॉ की परिभाषा के अंदर पड़ेगा और जुडिशल रिव्यू के माध्यम से ऐसे अमेंडमेंट को वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। ठीक, सरकार को ये बात कुछ खास समझ में नहीं आई और उन्होंने 24th अमेंडमेंट किया। उन्हें लगा कि साहब उनकी जो रूल मेकिंग पावर है उस पर लिमिटेशन लगाई जा रही है, उनके संविधान को संशोधन करने की शक्ति पर रोक लगाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक टसल शुरू हो गई। मैं आपको 24th अमेंडमेंट करके बेसिकली 368 में और आर्टिकल 13 में कुछ चेंजेस किए गए। मैं आपको मतलब वो आर्टिकल दिखा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आर्टिकल 13 में ओरिजिनली 3 ही
क्लॉजेस थे। चौथा क्लॉज न जो कि ये है 24th अमेंडमेंट से ऐड किया गया, दैट इज नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। यानी आर्टिकल 13 में जो कुछ भी लिखा है वो 368 पर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ कहीं लिखा भी होगा, एक मिनट में देख लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, बट ये 24th अमेंडमेंट से आया है। नेक्स्ट 368 में चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए? आर्टिकल 368 में पहले प्रोसीजर ही लिखा हुआ था, पावर ऑफ पार्लियामेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं था। तो उन्होंने मार्जिनल हेडिंग में, यानी आर्टिकल 368 के मार्जिनल हेडिंग में चेंजेस किए, पावर ऑफ पार्लियामेंट लिखा, ये दिखाने के लिए कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की पावर है। आगे चल के इसको कोर्ट्स ने बोला कि ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर संविधान में आर्टिकल 368 है और आर्टिकल 368 संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया बता रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि पावर है पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की। क्योंकि अगर पावर ही नहीं होती तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर क्यों बनाता, है ना। बट एनीवेज, दूसरा उन्होंने आर्टिकल 368 में थर्ड क्लॉज जोड़ा और ये कहा कि इस आर्टिकल में नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट, नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। 2 बार ये बात लिखी। 13 क्लॉज 4 में ये लिखा कि 13 में जो बातें लिखी गई हैं वो 368 पर अप्लाई नहीं होती हैं। और फिर यहाँ भी लिखा कि इस आर्टिकल में आर्टिकल 13 की कोई भी बात अप्लाई नहीं होती है, वो प्रोविज़न यहाँ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो 368 में ये चेंजेस किए गए और 13 में ये चेंज किया गया। 24th अमेंडमेंट को अब ये कंट्रोवर्सी ना फाइनली डिसाइड होने वाली थी इन द लीडिंग केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 13 जजेस की बेंच थी, 7:6 से जजमेंट पास किया गया। 24 अप्रैल, ऐतिहासिक दिन, 24 अप्रैल 1973, 1973, केशवानंद भारती के केस में गोलकनाथ के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया। ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, ठीक। और 24th अमेंडमेंट को वैलिड डिक्लेयर किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इसकी वैलिडिटी चैलेंज हुई थी ना, तो इसको भी वैलिड पाया। तो क्या इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट संविधान में ऐसे संशोधन कर सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें? केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, लेकिन वो पावर इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही एब्रोगेट कर दें, है ना। वो इतनी पावर तो है, लेकिन इतनी पावर नहीं है कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे को ही शॉक कर दें। यानी कि जो प्रीएम्बल में जो एम्स लिखे गए हैं, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, ये सबको ही ध्वस्त कर दे। तो ये कंट्रोवर्सी यहाँ समाप्त हो गई। आज रियलिटी ये है, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन के अंदर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंदर फॉल नहीं करता है। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई शंकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से 1951 और सॉल्व हुई केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ठीक, अब 13 और 14 हमने समझ लिया है। अब हम कुछ डॉक्ट्रिन समझेंगे जो इस आर्टिकल 13 से रिलेटेड हैं और मेंस में पूछे जाते हैं।
ओके, फ्रॉम अ फ्रेश पेज। पहली डॉक्ट्रिन हम समझ लेते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। पहले हम आसान भाषा में समझ लेते हैं कि सेवरेबिलिटी क्या कह रहा है। देखिए, हमने जब आर्टिकल 13 पढ़ा 1 और 2, तो दोनों ही जगह एक शब्द का इस्तेमाल आया, टू दैट एक्सटेंट। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आर्टिकल 13 पहले क्लॉज में देखिए, सेकेंड लाइन, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। क्लॉज 2 में भी टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन, है ना। यानी कि टू द एक्सटेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि मान लीजिए ये स्टैट्यूट के प्रोविजंस हैं और इस स्टैट्यूट के सिर्फ ये प्रोविजंस ही फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं और ये प्रोविजंस वायलेट नहीं करते हैं। तो यानी कि आर्टिकल 13 या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहना चाह रही है कि ये पूरा का पूरा स्टैट्यूट वॉइड नहीं होगा, सिर्फ उतना ही पोर्शन वॉइड होगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। वो प्रोविजंस वॉइड नहीं होंगे जो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक, सेपरेट कर दिया जाएगा उन प्रोविजंस को जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं उन प्रोविजंस से जो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करते। इतना सा ये डॉक्ट्रिन है। ये डॉक्ट्रिन क्या कह रहा है? ये डॉक्ट्रिन ये कह रहा है, दैट मीन्स द होल एक्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड void and only those parts of the statute shall be declared by the courts to be void which are in violation of fundamental right, and those provisions which are not abridging or infringing the fundamental rights shall remain valid and enforceable. This is doctrine of severability. सेवरेबिलिटी को के डॉक्ट्रिन को लीडिंग केस ऑफ RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया गया था। एक्सप्लेन करते में हम समझ लेते हैं, जैसे मानिए कि ये पूरा स्टैट्यूट है, ये पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। अगर ऐसा है तो होल एक्ट वॉइड। लेकिन अगर कुछ प्रोविजंस वायलेट करते हैं और कुछ प्रोविजंस वायलेट नहीं करते हैं, अब ऐसे में भी दो सिचुएशन आ जाती है। RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया, आपने लव बर्ड्स का नाम सुना है? लव बर्ड्स में से अगर किसी एक चिड़िया की जान चली जाए तो दूसरी उसके बिना रह नहीं सकती, वो भी 1-2 दिन में मर जाती है। उसी तरीके से इस स्टैट्यूट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्टैट्यूट को हमने अलग किया, बांटा, एक दूसरे से जुदा किया, उन प्रोविजंस से जो वायलेट करते हैं उन और उनको अलग रखा जो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करते हैं, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है अगर ये ज़िंदा रह जाता है एज अ कंप्लीट कोड, तो फिर क्या ज़रूरत है पूरे एक्ट को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए? सिर्फ इसको वॉइड डिक्लेयर करिए और इसको वॉइड मत डिक्लेयर करिए। लेकिन अगर केस नंबर 2 है कि जैसे ही आपने इन दोनों को अलग अलग किया, द रिमेनिंग पार्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट्स द कंप्लीट कोड, तो फिर समझदारी इसी में है कि पूरे के पूरे स्टैट्यूट को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। यही जो मैंने आपको सिंपल टर्म्स में समझाया है, यही RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हेल्ड हुआ। ये डॉक्ट्रिन हमने समझ ली। समराइज़ कर लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहती है कि हमें सेपरेट करने की ज़रूरत है किसी स्टैट्यूट में से उन पार्ट्स को जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं उन पार्ट से जो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करते हैं, और सिर्फ उसी पार्ट को वॉइड डिक्लेयर करना है जो वायलेटिव है। दैट्स इट। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है, हम पढ़ लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ
एक्लिप्स। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि लॉ बुक्स में बहुत कंफ्यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम इजी तरीके से समझेंगे। पहली बात तो एक्लिप्स ना ज्योग्राफी का टर्म है, और ज्योग्राफी के टर्म में एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। समझिएगा, मान लीजिए हम सोलर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं, वो सूरज है, ये चांद है, एंड दिस इज अर्थ। अब जब अर्थ और सन के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वो सूरज से आने वाली रोशनी को ढक लेता है, और यहाँ पर अर्थ पर एक शैडो क्रिएट हो जाती है। और जब हम अर्थ से सूरज को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमें बीच में मून है। इसे हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। अब लॉ में सूर्य ग्रहण का क्या काम भाई? तो एक्लिप्स की डेफिनेशन ही सूर्य ग्रहण के कॉन्सेप्ट पर लगभग बेस्ड है, और मतलब उसी से इंस्पायर है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इवॉल्व की गई है कोर्ट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में। ठीक, क्या कहा गया? कहा यह जा रहा है कि ये वो स्टैट्यूट है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। ठीक, और ये है फंडामेंटल राइट, और ये हैं हम इंडिविजुअल। ठीक, फिलहाल इतने तक ही रहते हैं, एक्लिप्स को थोड़ा समझ लेते हैं। एक्लिप्स ये कह रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कहती है कि जब ये लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, इसे हमने वॉइड डिक्लेयर किया है ना, तो ये स्टैट्यूट डेड नहीं हो जाएगा, मरेगा नहीं, बस एक मॉरिबंड स्टेट में रहेगा, डॉर्मेंट स्टेट में रहेगा, मरेगा नहीं। ठीक, ये बस इनएक्टिव रहेगा, अनइन्फोर्सेबल रहेगा, डेड नहीं होगा। क्या मतलब है डेड नहीं होगा, है ना? लॉ को डेड होने का मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है, अब दोबारा हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। हम एक इंडिविजुअल हैं, स्टैट्यूट वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल राइट बीच में आ गया और एक ग्रहण क्रिएट हो गया। अब पृथ्वी से वो स्टैट्यूट हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना? लेकिन वो स्टैट्यूट हमें दिखाई दे सकता है कभी कि नहीं? बिल्कुल देगा। जब मून यहाँ से सूरज और पृथ्वी के बीच से हटेगा तो वो स्टैट्यूट दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो लॉ यहाँ ये कह रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो और फंडामेंटल राइट को हटा दिया जाए, फंडामेंटल राइट को अगर हटा दिया जाता है तो जो स्टैट्यूट है वो रिवाइव कर जाएगा, स्टैट्यूट रिवाइव कर जाएगा। तो एक्लिप्स के डॉक्ट्रिन के हिसाब से जो लॉज वॉइड डिक्लेयर किए जा रहे हैं वो परमानेंटली वॉइड नहीं है, सिर्फ उन पर ग्रहण लग गया है, और वो ग्रहण हट जाएगा जब भविष्य में किसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और वो फंडामेंटल राइट ही हटा दिया जाता है जिसके वजह से वो स्टैट्यूट वॉइड डिक्लेयर किया गया था। क्योंकि जब वो फंडामेंटल राइट ही नहीं रहा जिसके वायलेशन के लिए उसको वॉइड डिक्लेयर किया गया है, तो फिर कोई सेंस नहीं बनती है। वो फंडामेंटल राइट हट गया तो वो लॉ दोबारा रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि अब वो किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर ही नहीं रहा है। तो डेड नहीं होगा, ख़त्म नहीं है, बस ग्रहण लग गया है उस पर, वो एक मॉरिबंड नम्ब स्टेट में, डॉर्मेंट स्टेट में पड़ा हुआ है, लेकिन जिंदा है, अलाइव है। ठीक, ये डॉक्ट्रिन है। अच्छा, नेक्स्ट अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आर्टिकल 13 से रिलेटेड है, दैट इज़ जुडिशियल रिव्यू। और इसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। जुडिशियल रिव्यू, अब यहाँ पे हमारे पास फिर से
फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने पढ़ा है कि इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। फेडरलिज्म के कुछ इसेंशियल हैं। पहला, कि जो पावर्स हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। वो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई एम्बिग्विटी या मिस इंटरप्रिटेशन ना हो पाए। जिस संविधान में वो लिखी गई है वो संविधान सुप्रीम होना चाहिए, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के अधीन होनी चाहिए, संविधान के सबऑर्डिनेट होनी चाहिए, उसके द्वारा कंट्रोल्ड होनी चाहिए। चौथी कंडीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इस सुप्रीमेसी बरकरार रहे, इसके लिए एक जुडिशरी होनी चाहिए जो अगर कभी डिस्प्यूट होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को संबंधित, तो संविधान की सुप्रीमेसी को मेंटेन करे और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे, यानी कि मेक श्योर करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस के हिसाब से ही फॉलो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। पांचवा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविजंस हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविजंस जो फेडरल प्रोविजंस हैं उनको अमेंड करने की जो पावर है, अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो रिजिड होना चाहिए, और रिजिड है 368, आप देख लीजिए क्लॉज 2। तो एक बात जो यहाँ से निकल रही है वो ये कि जुडिशरी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है, इनके एक्शंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के कंफर्मिटी में होने चाहिए। दैट मीन्स जुडिशरी हैज़ टू मेक श्योर दैट वॉट एवर एक्शंस आर बीइंग टेकन बाय लेजिस्लेटिव और जुडिशरी are in consonance with the constitutional provisions, are in consonance with the powers conferred by the constitution। तो यही काम जब, यही फंक्शन अपना जब जुडिशरी परफॉर्म करती है, इसे जुडिशल रिव्यू कहा जाता है। सो जुडिशल रिव्यू इज नथिंग बट द एग्जामिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस। What kind of examination is going on? The examination is with respect to the fact that whether or not the actions are in conformity with the powers conferred by the constitution। ठीक है, अगर वो अगेंस्ट में है तो अपने जजमेंट के थ्रू वो उसको कंफर्मिटी में ले आए, यानी मेक श्योर करना है जुडिशल रिव्यू क्या क्या कर रहा है। मतलब अगर आप हमको ये समझना हो कि जुडिशल रिव्यू का इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप ये समझिए कि टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है, ये मेंटेन करना है। जब संविधान सुप्रीमेसी मेंटेन हो जाती है, इसका मतलब हम फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर, जब संविधान सुप्रीम है और किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है, तो यानी कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई आर्बिट्रेरी एक्शन ना करे। आर्बिट्रेरी एक्शन ना करे इसका मतलब हम सिटीजन्स के राइट को बखूबी प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। तो ये सब कुछ हो रहा है जुडिशल रिव्यू के हिसाब से, जुडिशल रिव्यू की मदद से, है ना। अच्छा, कुछ प्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जुडिशल रिव्यू पहली बार किस केस में, मतलब इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया गया था, या ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार हमको किस केस में देखने मिलता है। तो ये केस है मेरबरी वर्सेस मेडिसन। प्री में पूछा भी गया है ये सवाल, 1803 का केस है, इसमें पूछा गया था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन केस से ही रिलेटेड है, जो इसमें ये पूछा जाता है कि जुडिशल रिव्यू को
बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में डिक्लेयर किया गया था? तो एल चंद्रलाहा के केस में इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया था। हालांकि इससे पहले भी मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट कि जुडिशल रिव्यू यानी कि जो जुडिशरी की ये पावर है ये एक्सप्रेसली कहीं प्रोवाइड नहीं है। हाँ, जब हम आर्टिकल 32, 226, आर्टिकल 13 को पढ़ते हैं तो ये सब मिला जुला के समझ में आ जाती है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कस्टोडियन है और फंडामेंटल राइट उन्हें प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये पावर उनके पास है, ये इम्प्लाइडली समझ में आती है। नेक्स्ट एंड द फाइनल कॉन्सेप्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। वेवर का क्या मतलब है? वेवर का मतलब है सरेंडर कर देना, रिलिंक्विश कर देना, और भी बहुत शब्द हैं जैसे फोरगो कर देना, गिव अप कर देना। क्या? फंडामेंटल राइट्स को। हमने पहले भी ये समझा है, पहले के लेक्चर्स में भी ये समझ लिए हैं हम लोग, हमने पढ़ा था कि इम्पॉर्टेंट केस है बसेश्वरनाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर। इस केस में ये साफ लिख दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं किया जा सकता है। आप इमेजिन करिए, अगर फंडामेंटल राइट्स को वेव करने का प्रोविज़न हम रख दें इंडिया में, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि स्टेट्स कोवर्जन अप्लाई करके फंडामेंटल राइट्स को वेव करा लें, है ना? और खासकर ये सबसे ज़्यादा दुखदाई अगर किसी के लिए होगा तो वो होगा सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए। कोवर्जन के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को वेव कराए जाने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और ये पावर, ये हैसियत हम किसी इंडिविजुअल को दे भी नहीं सकते। क्या किसी इंडिविजुअल के पास इतनी कैपेसिटी हो सकती है कि वो स्टेट के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है उसको रिलीव कर दे? भाई, आप आर्टिकल 13 कह रहा है, 1 और 2 कह रहा है, 2 कह रहा है कि आप स्टेट ऐसा कोई लॉ ही नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, और आप इनडायरेक्टली इंडिविजुअल से ये कह रहे हैं कि आप फंडामेंटल राइट को वेव कर सकते हैं, है ना? तो ये तो स्टेट के ऊपर जो ऑब्लिगेशन लगाई गई है उसको रिलैक्स कर देगा, और इंडिविजुअल के पास इतनी पावर नहीं है और देनी भी नहीं चाहिए। हम दे भी नहीं सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का काम है प्रोटेक्ट करना उन फंडामेंटल राइट्स को। वो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो पब्लिक गुड के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं। इस देश में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत सिद्धांत हैं, प्रियम्बल के मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको बचाए रखने के लिए है, और इस राइट्स को हम फंडामेंटल राइट को वेव करने के लिए इजाज़त नहीं दे सकते। अच्छा, वेवर और भी जगह अप्लाइड होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अपील करने का अधिकार है, अब आप ना करो तो वो आपकी मर्ज़ी, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल और कहाँ वेव कर सकते हैं, जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट आप देखिए तो कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो दोनों पार्टीज़ को अपनी प्रोमिसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन प्रोमिसी चाहे तो ओमिट कर सकती है, मतलब माफ़ कर सकती है प्रोमिसर को कि वो अपनी ड्यूटी ना परफॉर्म करे, सेक्शन 63, है ना? तो वहाँ वो वेव कर सकते हैं अपने अधिकार को। टॉर्ट में आप वेव कर सकते हैं कि आप ठीक है, आप मॉनेटरी कॉम्पनसेशन के लिए मत क्लेम करिए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको वेव नहीं किया जा सकता। बसेश्वरनाथ के अलावा आप ओल्गा तेलिस वर्सेस BMC, इस केस में भी ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसी के साथ लेक्चर ख़त्म होता है। आई थिंक आर्टिकल 13 से रिलेटेड मैंने सारे टॉपिक्स ख़त्म कर दिए हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे।